कह रहे हैं कि पिछले दिनों में कोरोना महामारी के कारण व्यवसाय में घाटा हुआ है। मन खिन्न रहता है, क्या करूं? व्यवसाय में घाटा हुआ है, यथार्थ में इस बात से आप खिन्न हैं या खिन्न इस बात से हैं कि खर्च करने के लिए अब हाथ में उतना पैसा नहीं आ रहा जितना कुछ महीनों पहले आया करता था। समझिएगा बात को। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पहले जितना कमा रहे थे, क्या वो सारा का सारा कमाना बिल्कुल आवश्यक था? अभी जाहिर सी बात है आपको बुरा लग रहा होगा। किसी की भी आमदनी कम हो जाए, आधी हो जाए तो उसको बुरा लगेगा। मैं आपकी स्थिति के प्रति संवेदनशील हूँ। मैं जान रहा हूँ कि एक व्यवसायी को या एक नौकरीशुदा आदमी को कैसा लगेगा जब उसका मुनाफा कम हो जाए या उसकी तनख्वाह रुक जाए या उसकी नौकरी चली जाए। ऐसा नहीं कि मुझे उन बातों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपके साथ बस सहानुभूति व्यक्त करूं तो इसमें आपका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सहानुभूति जताने वाले तो बहुत हैं। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं इसीलिए आपसे। आप जितना कमा रहे थे वो सबका सब वाकई कमाना जरूरी था क्या? आपके सब खर्चे वाकई आवश्यक थे, जायज थे? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। अक्सर हम अपने खर्चों की ओर गौर से देखते ही नहीं हैं। हम ऐसे कहते हैं कि ज़िंदगी का तो मतलब ही यही है कि और कमाओ और खर्च करो, और कमाओ और खर्च करो, और जीवन का उद्देश्य क्या है? आमदनी बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ। और हमें लगता है कि इन्हीं दोनों बातों में तो आनंद है। आमदनी बढ़ाओ, उससे अहंकार संतुष्टि पाता है, और खर्चा बढ़ाओ, उससे और ज़्यादा भोग करने को मिलता है। हमें लगता है इसी में तो जीवन का आनंद है। और ये बात हमको बाजार ने सिखा दी है। ये बात हम में संस्कारों की तरह कूट कूट कर भर दी गई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम ये सवाल अपने आप से करें कि कितने खर्चे वाकई ज़रूरी हैं। अभी 2 महीने से लोग घरों में हैं और न जाने कितने लोगों का ये अनुभव रहा है कि उन्हें ये दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कम खर्चों में भी काम बड़ी सहजता से चलता है, बड़े आनंद से चलता है। वो शुरू में 8-10 दिन कल्पे कि इस तरह का अब खर्चा करने को नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बाद में उन्हें समझ में आया कि वो खर्चा बस आदत बन गया था, आवश्यक तो बिल्कुल भी नहीं था। और उसी खर्चे को करने के लिए फिर आप अपने ऊपर एक मानसिक दबाव बनाते हैं कि आप और ज़्यादा आमदनी करें, व्यापार में और ज़्यादा आप मुनाफा कमाएं। और जब आप अपने ऊपर ही दबाव बनाते हैं कि मैं और मुनाफा कमाऊं और आमदनी करूं, तो आप और ज़्यादा झंझटों में फंसते जाते हैं
और ज़्यादा आप दुनिया की गुलामी में धंसते जाते हैं। जिसके खर्चे जितने ज़्यादा होंगे उसे दुनिया की उतनी गुलामी करनी पड़ेगी ना। और बात व्यक्तिगत तल पर तो लागू होती ही है, वैश्विक तल पर भी तो लागू होती है। आदमी का इतिहास, आदमी की अर्थव्यवस्था का इतिहास अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हमें और ज़्यादा आर्थिक उन्नति नहीं करनी है, क्योंकि आर्थिक उन्नति का अर्थ ही होता है भोग, और आर्थिक उन्नति हुई तो और भोग करना होगा। और हम जितने लोग हैं और हम जितना भोगते हैं उसकी पूर्ति के लिए तो पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं है। तो जीवन में तरक्की की हमें नई परिभाषा अब खोजनी होगी, या ये कह लीजिए कि जो पुरानी ही और सच्ची परिभाषा है उसको पुनः अपनाना होगा। अभी तक हमने यही मान रखा है कि ज़िंदगी में तरक्की करने का मतलब होता है और ज़्यादा पैसा कमा लिया और ज़्यादा उस पैसे को खर्च करके सुख सुविधाएं भोग डाली। लेकिन इतने संसाधन ही नहीं है पृथ्वी पर कि भोगने की सबकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति की जा सके। एक छोटा सा उदाहरण ये समझिए कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति संसाधनों का जो कंजम्पशन है, भोग है, उसे 1/16 होना होगा अगर पृथ्वी को कायम और साबुत रखना है। पृथ्वी हमें जितना दे सकती है, एक आम अमेरिकी नागरिक उससे 16 गुना ज्यादा उपभोग कर रहा है। और यही बात लगभग पूरे विकसित विश्व पर लागू होती है। पूरा उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया के कई हिस्से हो गए, जापान वगैरह। और जो शेष विश्व है, जो अभी प्रति व्यक्ति कंजम्पशन में पीछे है, उसने आदर्श ये बना रखा है कि उसे अमेरिका जितना ही भोग करना है। सब बात करते हैं अपनी आय बढ़ाने की भाषा में, और सब देश जब भी अपनी तरक्की की बात करते हैं तो उनको एक ही पैमाना समझ में आता है, जीडीपी। कौन सा देश कितना विकसित है, तुरंत हम खोजने लग जाते हैं कि उसका जीडीपी कितना है, या पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है। क्यों चाहिए भाई आपको 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था? इससे पहले कि आप कूदफान मचाने लग जाओ कि इतने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करनी है, ये करना है, वो करना है, एक बार पूछ तो लो अपने आप से रुक करके, काहे को चाहिए, किस लिए? और ये मत कह देना कि वो तो गरीबों की तरक्की के लिए चाहिए। गरीब गरीब इसलिए नहीं है कि अर्थव्यवस्था छोटी है, गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने 95-99% अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। दुनिया की कुल संपदा का 99% चंद 100 लोगों के हाथ में है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अरे अरे अभी तो भारत और जो विकासशील या अविकसित विश्व है उसमें बहुत लोग गरीब हैं। ये गरीबी कृत्रिम है। ये गरीबी और ज़्यादा जीडीपी बढ़ाने से नहीं जाएगी। और जो लोग जीडीपी वगैरह बढ़ाने की सबसे ज़्यादा बात करते हैं
वास्तव में उनकी मंशा गरीबी दूर करने की नहीं है, उनकी मंशा ये है कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाए। ले दे करके जीडीपी इत्यादि आमदनी बढ़ाने और उपभोग बढ़ाने के सारे तर्क कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन कंजम्पशन के सिद्धांत पर आधारित है। वो सिद्धांत अब कई तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है, उसमें कुछ बातें जोड़ दी गई हैं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, बहुत सारे नए नए तर्क दिए जाते हैं, बड़ी थ्योरीज दी जाती हैं। पर अगर गौर से देखोगे तो भोग को बढ़ाने वाली सारी थ्योरीज के पीछे कहीं ना कहीं केंद्र में ट्रिकल डाउन थ्योरी ही बैठी हुई है। ट्रिकल डाउन थ्योरी समझते हो क्या होती है? वो ये होती है कि जो लोग अर्थव्यवस्था में एकदम ऊपर बैठे हैं, ऊपर, उनको खूब पिला दो, उनका घड़ा खूब भर दो। जब उनका पूरा भर जाएगा तो कुछ बूंद नीचे भी छलक जाएगा, ट्रिकल डाउन कर जाएगा। जब नीचे छलक जाएगा तो नीचे वालों को भी कुछ लाभ हो जाएगा। तो नीचे वालों को अगर लाभ देना है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए ऊपर वालों को बहुत बहुत सारा लाभ दे दो। ये क्या पागलपन है? तुम्हें नीचे वालों को लाभ देना है तो सीधे नीचे वालों को लाभ दो ना। जो ऊपर बैठे हैं चंद 100 लोग, उनका घड़ा तो पहले ही समंदर है, उसको और भर के तुम नीचे वालों की मदद किस तरह से कर रहे हो? खैर, ये बात मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहा हूँ, ये बात देशों पर लागू होती है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती है। आपका सवाल व्यक्तिगत है, आप अपने बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन चाहे व्यक्ति हो, देश हो, समाज हो, सबने अपना केंद्रीय आदर्श तो एक ही बना रखा है ना। और वो केंद्रीय आदर्श क्या है? और कमाओ, और कमाओ। मैं धन की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। जब तक हम शरीर में हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें संसाधन चाहिए, लेकिन बात यह है कि कितने चाहिए। कुछ संतुलन, कुछ सीमा तो होनी चाहिए ना। पैसा कमाना और पैसा उड़ाना, यही तो जीवन का लक्ष्य, जीवन का केंद्र नहीं हो सकता ना। आप इसलिए थोड़ी पैदा हुए कि आप पहले 1000 रुपये कपड़े पहनते थे, फिर आप 5000 के पहनने लगे, फिर आप 20,000 के पहनने लगे, अब आप विदेश जाते हैं, वहाँ से आप 4 लाख वाला कपड़ा पहनते हैं। आप पहले छोटी स्कूटर पे चलते थे, फिर आपने मारुति 800 खरीदी, फिर आपने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, अब आप इम्पोर्टेड गाड़ी में चलते हैं। ये क्या है? ये ज़िंदगी की कुल कहानी है हमारी, यही जीना है हमें ऐसे ही। ठीक है, वाहन होना चाहिए, यातायात हमारी ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े शहर हैं हमारे, पैदल तो हम चलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए जिस पर बैठ करके सफ़र होगा। लेकिन तुम एक के बाद एक ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी गाड़ियां खरीदे जा रहे हो और इसी में तुम अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हो। ये ज़िंदगी का सार्थक उपयोग हुआ क्या? तो कमाई की बातें करने का शायद अब समय जा चुका है। जो बहुत गरीब हैं, मैं अभी उनसे नहीं बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से उन्हें और पैसा चाहिए। मैं अभी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, इन लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं व्यवसायियों से बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके पास है, भरपूर है, जो इसलिए नहीं परेशान होते कि आमदनी कम हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। वो बस इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आमदनी कम हो गई तो उन्होंने आमदनी का जो लक्ष्य बनाया था उससे पीछे रह जाएंगे। जब घर में पैसा कम आता है तो 2 तरह की परेशानियां होती हैं। एक परेशानी उन लोगों की जो कहते हैं पैसा नहीं आया तो स्कूल की फ़ीस कहाँ से जाएगी और रसोई कैसे चलेगी, एक इस तल की परेशानी है।
मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को इस तल की परेशानी नहीं होती है। व्यवसायियों को आमतौर पर इस तल की परेशानी नहीं होती है। उनको परेशानी ये होती है कि मैंने अपने लिए लक्ष्य बनाया था कि इस महीने में इतने लाख का मुनाफा मैं रखूंगा। जितने लाख का मुनाफा मैं रखना चाहता था उससे 1/3 ही रख पाया। बड़ा बुरा लग रहा है, जैसे आपने लिखा है कि भीतर बड़ी खिन्नता रहती है। हमको ये अपने आप से पूछना होगा कि क्या वाकई हम भोगना चाहते हैं इतना जितना हम भोग रहे हैं? क्या वाकई जो हमने आगे और भोगने के लक्ष्य बना रखे हैं वो आवश्यक हैं? और अभी कोरोना वायरस का इसमें प्रसंग है। अभी भोगने के लिए इतना आतुर हो रहा है पूरा विश्व कि बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि लोग जल्दी से वापस काम धंधों पे निकलें, बाज़ारों में निकलें और दोबारा उतना ही भोगना शुरू कर दें जितना वो आज से 4 महीने पहले भोगा करते थे। तो उसके लिए अब कई तरह की खबरें और रिपोर्टें प्रचारित किए जा रहे हैं। उसमें कुछ झूठ है, कुछ सच भी है, लेकिन उनमें जो बातें सच हैं उनका भी जो लक्ष्य है वो बड़ा खतरनाक है। लक्ष्य यही है, चाहे झूठी खबर फैलाई जा रही हो चाहे सच्चा तथ्य बताया जा रहा हो, बताने का उद्देश्य एक ही है कि साहब आप बाहर निकलिए और जैसी ज़िंदगी पहले चल रही थी आप वैसे ही दोबारा जीना शुरू कर दीजिए। ये सब वही है कि पहले जितना मुनाफा वापस हो। भीतर बड़ी उकताहट लग रही है कि उतना कैश नहीं आ रहा जितना आता था। सरकार परेशान है कि उतनी टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रही जितनी आती थी पहले। तो जल्दी से बाहर निकलो और जो भी कुछ तुम पहले किया करते थे करो। सरकार कह रही है कि भले ही पैसा हमको शराब की बिक्री से आए लेकिन आना ज़रूर चाहिए। तुम देखो ना क्या हो रहा है कि पैसा आना चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, भले ही वो शराब की बिक्री से होता हो। यही सीख आम आदमी को दी जा रही है कि तुम बाहर निकलो और किसी भी तरीके से पैसा कमाओ जैसे तुम पहले कमाते थे। कमाओ ज़रूर, भले ही उससे चाहे जो होता हो। तो उसके लिए हमें बताया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये वायरस घातक तो है ही नहीं, निकल पड़ो, बाहर निकलो, वायरस बिल्कुल घातक नहीं है। इन दिनों इस तरह की खबरों ने बहुत जोर पकड़ लिया है कि वायरस घातक बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि देखिए इससे मुश्किल से 0.1 0.2% मृत्यु दर है, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे। तुम निकलो, काम धाम करो, तुम्हें संक्रमण हो भी गया तो मरोगे नहीं। ये बात आधी सच है आधी झूठ है। आधी सच इसलिए क्योंकि हाँ मृत्यु दर इससे शायद कम ही है, लेकिन आधी झूठ इसलिए है क्योंकि ये वायरस संक्रामक बहुत ज़्यादा है। सबको लगता है, तुरंत लगता है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तो हो सकता है 100 में से एक आदमी की या 400 में से एक आदमी की ही मृत्यु हो, लेकिन ये लग जाएगा तुरंत करीब करीब पूरी आबादी को। और जब पूरी आबादी को लग जाएगा तब सोचो कितने लोगों की मृत्यु वगैरह होगी। तो खैर अब बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है। कब तक लोग घरों में ही छुप कर बैठे रहेंगे, कैद रहेंगे? तो ये बात तो ठीक है कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत दिनों तक छुपा नहीं जा सकता। लेकिन जिस मतलब से, जिस उद्देश्य से हमको ये बात बताई जा रही है ना कि बाहर निकलो संक्रामक नहीं, वो उद्देश्य गलत है। तथ्य भले ही सही है कि मृत्यु दर इस वायरस से कम होती है, लेकिन वो गलत मतलब से बात हमको बताई जा रही है। जिन
लोगों ने अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर कब्जा कर रखा है, वो बड़े घबराए हुए हैं। एक तो इसलिए कि इधर 2-3 महीनों में उनके उत्पादों की खपत कम हो गई। वो जो चीज़ें जनता के ऊपर मढ़ते रहते थे, गंजियों को कंघी बेचते रहते थे, उन कंघियों की बिक्री कम हो गई। एक तो ये कि उनका माल बिक नहीं रहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात उनके लिए दूसरी है। ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि लोगों को बिना माल का भोग करे आराम से रहने की आदत लगती जा रही है। ये बहुत खतरनाक बात है। जिसको माल बेचना हो उसके लिए ये बहुत खतरनाक बात होती है कि अगर उसके ग्राहक को ये राज खुल जाए कि वो माल खरीदे बिना भी मज़े में जी सकता है। ये तो छोटा खतरा होता है कि 2 महीने तक माल बिका नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा होता है कि ग्राहक को ये बात पता चल गई कि उसे वो माल खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। ये बहुत बड़ा खतरा होता है। तो 2 महीने हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को चुपचाप ये राज खुलता जा रहा है कि वो पहले जैसी ज़िंदगी जी रहे थे वो कतई आवश्यक थी नहीं। इससे पहले कि लोगों पर ये राज एकदम ही जाहिर हो जाए, ये चाहा जा रहा है कि लोग अपने पुराने ढर्रों में वापस लौट आएं, फिर से वो सारे काम करने लग जाएं जो वो पहले किया करते थे। भले ही पहले जो वो काम करते थे वो वैश्विक तबाही के काम थे, उन कामों से प्रकृति नष्ट होती थी, पर्यावरण नष्ट होता था और पृथ्वी महाविनाश की ओर बढ़ रही थी अगले कुछ दशकों के अंदर ही। तो अब जो कुल दृश्य बनाया जाएगा वो ऐसा होगा कि सब बाहर निकले हुए हैं। चाहा ये जा रहा है कि लोगों की ज़िंदगियां पहले की तरह चलने लगें, अर्थव्यवस्था पहले की तरह चलने लगें, और उसमें मौतें होंगी। उन मौतों को कह दिया जाएगा कि ये मौतें कोविड यानी कोरोना बीमारी से तो हो ही नहीं रही हैं, ये मौतें तो इसलिए हो रही क्योंकि आप पहले ही बीमार थे। भाई अधिकांश मौतें तो वैसे भी बुज़ुर्गों की होती हैं और सब बुज़ुर्गों को कोई ना कोई अन्य बीमारी भी लगी होती है। तो कह दिया जाएगा कि ये जो मृत्यु हुई है ये कोरोना से नहीं, कोमॉर्बिडिटी से हुई है। कोमॉर्बिडिटी माने कोई कोरोना के अलावा, वायरस के अलावा कोई दूसरी बीमारी भी उसको लगी हुई है। तो अभी जो जुमला उछाला जा रहा है वो ये नहीं है कि फलाना डाइड ऑफ कोरोना, कह रहे हैं अब ये बोलो ही मत कि फलाना डाइड ऑफ कोरोना, बोलो ही डाइड विथ कोरोना। माने कि वो मरा तो किसी और वजह से, बस जब वो मरा तो उसको वायरस का भी संक्रमण लगा हुआ था, वो वायरस से नहीं मरा। ऐसा कह करके अब जो कुल आंकड़ा है मरने वालों का, उस आंकड़े को दबा दिया जाएगा। वो आंकड़ा दबा दिया जाएगा ताकि आम आदमी को ऐसा लगे कि नहीं नहीं कोई खतरा ही नहीं है, चलो आराम से अपनी पुरानी ज़िंदगी जियो, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, चलो चलते रहो। लेकिन ये सिर्फ तब तक चल सकता है जब तक आप आंकड़ों पर निर्भर हैं ये जानने के लिए कि मौत कितनी बरस रही है। जब मौत आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में और भगवान न करे आपके परिवार में बरसने लगेगी, तब आपको आंकड़े थोड़े ही देखने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि कितनी मौतें हो रही हैं। फिर तो पता ही चल जाएगा ना कि हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? उसी वजह से जिस वजह से आपने ये सवाल पूछा है कि जिन लोगों को उपभोग की, कंजम्पशन की आदत थी, उनके हाथ पांव फूल रहे हैं कि पहले जितना भोगने को क्यों नहीं मिल रहा। आम आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान है, लेकिन आम आदमी से कहीं ज़्यादा वो परेशान है जो आम आदमी नहीं है।
आम आदमी को अपनी रोटी पानी की चिंता है, वो इसलिए परेशान है। गरीब भी परेशान है कि भाई चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन आम आदमी और गरीब से भी ज्यादा परेशान है अमीर आदमी, उद्योगपति। उसकी परेशानी बहुत गहरी है। वो कह रहा है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि बिना मेरे माल के भी बढ़िया काम चलता है, तो मैं तो सदा सदा के लिए तबाह हो गया ना। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर चल रहा है। आप अपना हित देखिए कहाँ पर है। व्यक्तिगत रूप से भी अपना हित देखिए, वैश्विक रूप से भी अपना हित देखिए, और प्रकृति की भी बात सुनिए, समझिए। आपका हित इसमें नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कमाएं। कमाना ज़रूरी है ताकि शरीर चलता रहे, घर चलता रहे, जीवन का एक सामान्य स्तर चलता रहे। पर जीवन का आनंद, जीवन का अमृत, जीवन का वैभव उपभोग से आपको नहीं मिल जाना है, वो दूसरी चीज़ों में है। उन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान लगाइए। आप जीवन को सार्थक बना सकें, जीवन में आप सार्थक दिशा में आगे बढ़ सकें, इसके लिए पैसा कमाइए। पर पैसा कमाने भर से जीवन सार्थक नहीं हो जाना है। ये बात जितना व्यक्ति पर लागू होती है उतना ही देश पर और विश्व पर भी लागू होती है। ये आपदा वरदान साबित हो सकती है, बहुत हमें कष्ट तो देगी, पर हम इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये तो निश्चित बात है कि 2019 के दिसंबर तक हम जिस तरह जी रहे थे वो महाविनाश और महाप्रलय का ही रास्ता था। तो अब एक तरह से मौका मिला है बदल जाने का। जो पूरी दुनिया है, सभ्यता है हमारी, पूरी संस्कृति है, ये भोग केंद्रित हो गई थी। इसके केंद्र पर भोग बैठा था। कुछ हद तक वो भोग ही उत्तरदायी है इस आपदा को भी आमंत्रित करने के लिए। ये भी हम जानते हैं, इस पर भी मैं कई बार पहले बात कर चुका हूं। तो ये लक्ष्य अभी मत बनाइए कि जल्दी से जल्दी महामारी का खतरा टले और हम फिर से पिछले साल जैसी दिनचर्या में और ढर्रों पर वापस जा सकें। ये लक्ष्य कृपा करके मत बनाइए। लक्ष्य ये बनाइए कि अब बेहतर जीवन जीना है, कम भोग का लेकिन ज्यादा चेतना का जीवन जीना है। आमदनी आपकी कम हुई, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखिए, अगर आप ईमानदारी से अपने से पूछेंगे कि आपको कितना चाहिए, तो शायद आपको पता लगे कि जितनी आमदनी है अभी उतनी बहुत है।